सॉरी दोस्तों, एक्चुअली वीडियो जो है बीच में ही स्टॉप हो गई थी, जिसके कारण से जो वीडियो है वो आगे नहीं बढ़ पाया। तो मैं इस वीडियो में आपको कंटिन्यू वहां से जहां से हम छोड़े थे वहां से कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो अब इंडिया फ्रांस गियर अप मोदीज विजिट, फोकस ऑन की डील। क्या बताया जा रहा है? यूएस जो है, यूएस में अभी हमारे पीएम गए थे और वो क्या किए थे, बहुत सारी डील के ऊपर क्या किए थे, बात किए थे। ठीक है, जब वो बहुत सारी डील के ऊपर बात किए थे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फ्रांस को क्या लगा कि हम भी इन डील्स को और आगे बढ़ा सकते हैं और ज्यादा हमें रिलेशन जो इंडिया के साथ वो भी बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंडिया और फ्रांस की टाइज के ऊपर बात की जा रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है वो कहीं ना कहीं ट्रेवल करेंगे पेरिस में और वो फ्रांस के नेशनल परेड को जो है अटेंड करेंगे। अगर ऐसा होता है तो वहां पे बहुत सारी जो फील्ड है उसके अंदर क्या होगी, डील होगी। जैसे डिफेंस के बारे में बताया गया, एनर्जी के बारे में बताया गया, स्पेस, न्यू टेक्नोलॉजी और भी बहुत सारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में इनके ऊपर बात करने की बात की गई है। अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट की अनाउंस करने की बात की गई है अगर यहाँ पे मोदी जी विजिट करते हैं तो। जैसे कि आपके राफेल एम मरीन, ठीक है, यहाँ पे मरीन की बात हो रही है, एयर वाली नहीं, ठीक है, प्लेन की बात की जा रही है जो कि नेवी के लिए, और ज्वाइंट डेवलपमेंट जेट इंजन, ठीक है, जो जेट इंजन की बात की जा रही है यहाँ पे डेवलप, जो कि दोनों ही कंट्री डेवलप करेगी जेट इंजन फॉर फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए। ठीक है, इस चीज पे भी बात होने वाली है। अगर हम बात करें जेट इंजन की डिस्कशन की तो यहाँ पे डीआरडीओ और फ्रेंच के डिफेंस मेजर सैफरॉन, ठीक है, डिफेंस जो है मेजर सैफरन जो है सिग्निफिकेंट। यहाँ सैफरन क्या है? सैफरन जो है एक जेट इंजन है जो फ्रांस और डीआरडीओ दोनों जो है इस पे इंजन पे काम करने वाले। जैसे इंडिया ने किसके साथ एमओयू साइन किया था? जनरली इंजन प्लस हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ। तो इसी तरह से डीआरडीओ और सैफरन, फ्रेंच के डिफेंस जो है वो क्या करना चाहते हैं, सैफरन पे भी जेट इंजन पे काम करना चाहते हैं। इससे जो उनकी ये सिर्फ सिंपल होगी, जिससे ट्रांसफर प्रोडक्शन नहीं होगी बल्कि इनकी पार्टनरशिप को भी और मजबूती जो है मिलेगी। और मजबूती मिलेगी के साथ साथ इनकी रिसर्च और डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी भी क्या होगी, और ज्यादा बढ़ेगी। और साथ ही साथ जो डील है सैफरन की वो भी कहीं ना कहीं स्पेकुलेट तरीके से बढ़ते हुए नजर आएगी। ठीक है, इस चीज को बात बता रहे हैं। और इंडिया और फ्रांस की बात की जाए, ये और भी होप लगा रहे हैं कि इनकी जो स्ट्रेंथ टाई है वो कहीं ना कहीं स्पेस में भी बढ़ेगी, यानी कि बाहरी इंडिया से बाहर यानी कि वर्ल्ड से बाहर में भी इनका कोलैबोरेशन अच्छा होगा। और ये काफी कोलैबोरेशन करेंगे। जो सैटेलाइट लॉन्च है दोनों साइड से वो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी जो एस्ट्रोनॉट्स है या इनकी पार्टनरशिप है जिस जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, उनमें कहीं ना कहीं सीखने को काफी ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह की बात जो है यहाँ पे की जा रही है। जो न्यूक्लियर डील बहुत टाइम से फंसा हुआ है, उस रिएक्टर इन इंडिया में, एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, वीजा ऑफ स्टूडेंट, ये सारी भी कहीं ना कहीं फैसिलिटीज जो है प्रोग्रेस में आएगी, ऐसा नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, कल मैंने एक न्यूज कवर किया था चंद्रयान 3 पे ही, और आज फिर से ये न्यूज में है। क्यों? क्योंकि अब इसकी डेट जो है फिक्स हो गई है। बताया गया है जुलाई 14 को इसको लूनर लैंडिंग जो है वो कब की जाएगी, 23 और 24 को, यानी कि लॉन्च कब की जाएगी, 14 जुलाई को, और लूनर लैंडिंग जो है वो बात की जा रही है कि 23 या 24 को जो है वो होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो एक हफ्ते का और एक्सटेंशन लेंगे या एक महीने का और एक्सटेंशन लेंगे, जिससे कि वो सिक्योर लैंडिंग जो है वो कर सके, यानी कि सितंबर तक भी ये जा सकता है। ऐसा इसरो के चेयरमैन द्वारा जो है बात बताई गई। ठीक है, और ये काफी समय से हमारे यहाँ इंडिया में बहुत टाइम से ये पेंडिंग पड़ा था, इस तरह के जो चंद्रयान मिशन है, और उसको फाइनली टाइम घोषित कर दिया गया है कि भैया जो 14 जुलाई को इसको लॉन्च जो है किया जाएगा। और G20 के स्पेस इकोनॉमिक लीडर मीटिंग में भी इसरो के चेयरमैन ने इस चीज को लॉन्च होने की बात जो है, शेड्यूल जो है वो बताई। ठीक है, और साथ ही साथ अगर ये लॉन्च होता है, इफ द लॉन्च टेक्स प्लेस ऑन दैट डे, इस दिन पे, तो हम लैंडिंग होंगे पॉसिबली मून पे कब, लास्ट वीक ऑफ अगस्त। ठीक है, यानी कि अगस्त के लास्ट वीक, जो कि 23 और 24 को बता रहे हैं, या फिर उसके एक्सटेंड भी हो सकता है 1-2 दिन, ये मान के चलिए। तो उस टाइम तक हम लोग क्या हो जाएंगे, लैंड हो जाएंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें इसमें बताई है। जैसे
आप देख सकते हैं इसरो वेट करेगा, अगर इस तरह की प्लान को नहीं होता है, लैंडिंग नहीं होता है, तो इसरो वेट करेगा अनदर मंथ टू मेक लैंडिंग अटेम्प्ट इन सितंबर। सितंबर में जैसा कि मैंने बताया लैंडिंग होने की संभावना है। ठीक है, अगर हम बात की जाए जब मून के ऊपर लैंडर और रोवर जो है स्टे करेंगे तो वहां 14 दिन तक जब तक सनलाइट रहेगी तब तक तो वो ठीक काम करेंगे, लेकिन अगर जिस टाइम पे सोलर सनलाइट नहीं रहेगी वहां पे स्मॉलर सोलर पैनल लगा हुआ है किसके ऊपर, रोवर के ऊपर, जो कि उसको पावर जनरेट करने में हेल्प करेगी और उसके बैटरी को क्या करेगी, चार्ज करेगी अगले 14 दिन तक जब तक लाइट नहीं आ जाता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर की बात करें, ठीक है, टेम्परेचर की बात करें, वहां की टेम्परेचर कहीं ना कहीं -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है और उस इन्वायरमेंट में सरवाइव करना आसान नहीं होता है। तो ये गारंटी नहीं ले सकते कि बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोडक्ट है वो किस तरह से सरवाइव करेगी, लेकिन इन्होंने बहुत सारी टेस्ट्स की है तो इसको सर्वाइवल होने के चांसेस जो है ज्यादा है, इस चीज को बताया जा रहा है। और ये आपको पता है कि कौन से व्हीकल से ट्रांसफर की जा रही है, LVM आपके 3 से, LVM 3 से, इसको याद रखना। और कब की जा रही है, 14 जून तक। ठीक है, लॉन्च विंडो का मिशन जो है वो कब तक रखा गया है, जुलाई 12 से लेके 19 के बीच में, इन्होंने बताया कि हम 14 जुलाई को ही इसको लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, यानी कि 12 से लेके 19 जुलाई के बीच में ही विंडो रखा गया है, लेकिन इसको लॉन्च करने की बात कब की जा रही है, 14 जुलाई में करने की बात की जा रही है। ठीक है, और चंद्रयान 3 क्या करेगी, विल डेमोस्ट्रेट एंड टू एंड कैपेबिलिटी इन सेफ लैंडिंग और एंड रोविंग ऑन लूनर सरफेस। ठीक है, यहाँ इस तरह की चीजें जो है बात की जा रही है। आई होप कि आपको ये आर्टिकल जो है समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने कल भी इसके ऊपर काफी ज्यादा एक्सप्लेन किया था। ठीक है, चलिए अब जब आपके पास न्यूज आएगी, जब 14 जुलाई आएगी तो उस टाइम तक और भी न्यूज आएंगे और भी आर्टिकल यानी कि एडिटोरियल वगैरह भी यहाँ पे आएंगे। ठीक है, चलिए तब बात करेंगे। आगे बात करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर पुशेस रिफॉर्म टू स्पर एफडीआई। एफडीआई को बढ़ाने के लिए बहुत सारी फाइनेंस मिनिस्टर क्या कर रही है, बहुत सारी रिफॉर्म को पुश करने की बात की जा रही है। देखिए क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर ने स्ट्रॉन्ग पिच किया है कि मेजरमेंट ऑफ फैसिलिटेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्लो डिप लास्ट ईयर, यानी कि जो एफडीआई है वो कहीं ना कहीं डिप हुआ है और ये कहीं ना कहीं अभी के मंथ तक भी चले आ रहा है। ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, रिजोल्व करना पड़ेगा ये जो चैलेंजेस है, ग्लोबल इन्वेस्टर है, इनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर की लास्ट माइल तक की इश्यूज को भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा और ये डिफिकल्टीज जो है उसको सेटअप करनी पड़ेगी लार्ज स्केल की फैक्ट्रीज में। ठीक है, अब यहाँ पे एफडीआई जो इनफ्लो हुई है फाइनेंशियल 23 में, तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर के वजह से और टाइट मॉनेटरी पॉलिसी की के वजह से। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ने नोट किया है कि एफडीआई का फ्लो जो है वो इम्पैक्ट हुआ है किससे, पॉलिटिकल डिस्टेंस के कारण से, बहुत सारी ज्योग्राफिकल डिस्टेंस के कारण से, यानी कि जो आपकी देखिए एफडीआई का सीधा रिलेशन जो आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसका रिलेशन अमेरिका के साथ है, क्योंकि अमेरिका ने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं उसके बेस पे भी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब बढ़ाएगी तो ऑटोमेटिकली वहां पे एफडीआई जो है ज्यादा गए। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, जियोपॉलिटिकल मैटर भी फैक्टर करता है, बहुत सारी चीजें इसमें फैक्टर करती है। ठीक है, क्या ये यूनिक है इंडिया के लिए, नॉट यूनिक टू इंडिया, ये यूनिक नहीं है, क्योंकि इस तरह के उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। ठीक है, एफडीआई फ्लो जो है वो 16% क्या हुआ, स्लिट कर गया है, मतलब गिर गया है, किसके हाई रिकॉर्ड हुआ है जो कि 84.8 बिलियन था फाइनेंशियल 2022 का, यानी कि 84.8 बिलियन डॉलर जो है वो, यानी कि जो कि 16% है वो कहीं ना कहीं गिर गया है। जो नेट इनफ्लो है वो कितना फेल किया है, 27.4% की। ठीक है, एफडीआई का इनफ्लो जो है इमर्जिंग मार्केट में वो भी डिक्लाइन किया है 36% को, कब, 2022 में। ठीक है, ये चीज बता रहे हैं। तो देखिए इतने डाटा पे तो हमें जाना नहीं है, क्योंकि डाटा आप कितना डाटा है आप याद नहीं कर सकते, आपको सिर्फ मेन डाटा याद रखनी है कि हाँ भैया इतना गिर रहा है, इतना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जैसे कि आप 16% वाला जैसे है या इसको याद रख सकते हो कि लास्ट ईयर से हमारा 16% घट गया है, बस इससे ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। ये नहीं कि 36% आप रखने के लिए बैठ जाओ, ये कोई फिजिबल तरीका नहीं है आपके लिए। ठीक है,
अगर इंडिया की बात की जाए, ये कहीं ना कहीं एफडीआई को बहुत क्लोज तरीके से देख रहा है और इसके लिए मेजर्स के लिए अलग अलग तरीके जो है अपना रहा है। बहुत सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज है, लेबर एबिलिटी है, या मेजर्स जो फैसिलिटी लार्ज कैपेसिटी जो बनाने की बात है, उसके ऊपर बात चल रही है। जो पॉलिसीज है, पॉलिसीज को भी किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाए मंथ वाइज, ईयर वाइज, उसको भी वो देख रहा है, ताकि एफडीआई का फ्लो जो है वो हमारी कंट्री में ज्यादा आए, आउटफ्लो जो है वो क्या हो, कम हो। ठीक है, तो जैसे मिनिस्ट्री ने और क्या आइडेंटिफाई किया, द मिनिस्ट्री आइडेंटिफाई यूरोपियन यूनियन इंट्रोड्यूस कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। जैसे कि ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है वो किया है, जिससे कि जहां से कार्बन प्रोड्यूस हो रही है उस कंट्री से एक्सपोर्ट जो है हम लोग बैन कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें जो लाने से क्या होता है कि जो हमारी एफडीआई है वो नहीं आ पाती है। क्यों? क्योंकि हम सेल ही नहीं कर पा रहे। हम जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है जिसके तहत में हम सप्लाई करते हैं, तो वो सेल नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, एफडीआई नहीं आएगी। ठीक है, एफडीआई में आने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलिए, तो राइजिंग इंक्लूसिव, तो इस टाइम पे क्या करना चाहिए, हमें इंक्लूसिव तौर पे क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। जो इस तरह की जो गवर्नमेंट ने पहले जो अप्लाई किया था, जैसे कि पीएलआई स्कीम वगैरह, इन सबको कहीं ना कहीं बढ़ाना चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट लेवल को एक्सपेक्टेड टू रिमोन बाउंसी होगी, मतलब फिर से वापस होगी। मेनली जो जो रैपिड डिजिटलाइजेशन हुआ है, ठीक है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होगी, तो इन सब चीजों से क्या कर सकते हैं, हम इनको और ज्यादा बेटर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं फूड प्लेट कॉस्ट राइज अगेन इन जून। क्रिसल ने एक रिपोर्ट दिया जिसमें ये कहा जो फूड की प्राइस है वो बढ़ रहा है, और उसके बढ़ने के साथ साथ लोगों की जो डिमांड है वो भी घट जा रही है। क्यों? अगर टमाटर मान लो 100 रुपए किलो हो गई, तो क्या गरीब आदमी जो कि 500 रुपए दिहाड़ी कमाता है, क्या वो 100 रुपए टमाटर में खर्च कर देगा? बिल्कुल नहीं करेगा। वो क्या करेगा, बोलेगा चलो भैया हम 20 दिन तक टमाटर नहीं खाएंगे। ठीक है, यानी कि प्राइस बढ़ रहा है, तो इसका मतलब उसकी जो प्लेट की जो कैपेसिटी है वो क्या हो रही है, घट रही है। यानी कि फूड प्लेट की कॉस्ट जो है वो क्या हो रही है, वो भी ऑटोमेटिक बढ़ रही है। अब उतने ही चीज अगर लोगे, जो चीज आपको 20 रुपए में मिल रहा है वो सपोज करो 40 रुपए में मिलेगा, तो आप क्या कहोगे, यहाँ 20 रुपए में 5 आइटम मिल रहे थे, यहाँ वही चीज 5 आइटम मिलेंगे, लेकिन आप क्या कहोगे, नहीं इसको 20 रुपए ही रखो, आप क्या करो 2 आइटम कम कर दो, हमें 3 आइटम ही दो। ठीक है, तो इस तरह की जो है चीजें कही जाएगी, और जिसके कारण से क्या होती है, न्यूट्रिशन की मामला जो हो जाती है, यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। कहने का मतलब जो न्यूट्रिशन की कमी है वो होने लगती है अगर इस तरह की सिचुएशन बनेगी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है जो प्लेट की कॉस्ट है, क्या बोला है, 5% जो है लोअर है जून 2022 में। ठीक है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वेजिटेबल और एडिबल प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, जो प्राइस है वो पहले के जो पिछले साल था वो कम था, लेकिन इस बार इनकी प्राइस जो है बढ़ गई है। अगर वहीं पे एक प्राइस की बात की जाए, जैसे सेरेल्स, पल्सेस, चिकन, इनकी में कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े डिक्लाइन देखे थे, लेकिन अब क्या हो गया, इनमें इंक्रीज हुआ है। अगर हम वेजिटेरियन थाली की बात करें, 5.2% का इंक्रीज हुआ है, और 3% का इंक्रीज आपके नॉन वेजिटेरियन थाली में हुआ है। और यहाँ पे सबसे अभी इंपॉर्टेंट रोल निभा रही है आपके टमाटो की प्राइस। ठीक है, टमाटो की प्राइस जो है वो भी बढ़ते हुए नजर क्या, बढ़ते ही हैं, बढ़ ही रहे हैं। ठीक है, अभी भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें वेट की, यानी कि आटा की, वो 9% थी जून में। ठीक है, जिसके कारण से जो थाली का कॉस्ट है वो क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो हमारी न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट आर्टिकल है। क्या कह रहा है, व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ हाई सी ट्रीटी। इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, GS1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और GS3 के लिए भी, और आपके GS2 के लिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। GS2 के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, GS3 के लिए नहीं। ठीक है, देखिए क्या बताया जा रहा, यहाँ पे तीसरी एग्रीमेंट की बात की गई है यूनिक्लोज द्वारा, जो कि कब हुआ था, 1994 के बाद से 1995 के बाद जून 19 में बात हुई थी। ठीक है, जहां पे ये अडॉप्ट किया गया, जो मरीन डाइवर्सिटी एरिया है उसको नेशनल जुरिडिक्शन या हाई सी ट्रीटी से अलग रखा जाएगा। ठीक है, बियॉन्ड किया जाएगा। ठीक है, तो ये कब किया गया था, पहले ये तो तीसरी बार है, तीसरी एग्रीमेंट है। दो पहले कब हुई थी, 1994 में, 1995 में, जिसमें एक इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी को स्टेब्लिश किया गया था, और दूसरे में फीस स्टॉक एग्रीमेंट को स्टेब्लिश किया गया था। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या बात की गई है, जो मरीन डाइवर्सिटी एरिया है उसको क्या रखा जाएगा, नेशनल ज्यूरिडिक्शंस और हाई सी ट्रीटी से अलग रखा जाएगा। ठीक है। जब बात की जाती है इसके प्रोसेस की, इसकी प्रोसेस स्टार्ट कब हुई थी, जो ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, प्रोटेक्टिंग मरीन एनिमल्स एनवायरमेंट इमर्ज इन 2002 में। लेकिन अब सोचिए 2002 से लेके अब 2023, सोचिए यहाँ लगभग 20 साल हो गए, 20 साल से ऊपर हो गए। ठीक है ना। तो इतना टाइम लग जाता है एक चीज को प्रोसेस होने में। तो क्या प्रॉब्लम थी उसके बारे में पूरा जानेंगे। तो 2008 में क्या हुआ, यहाँ पे इम्प्लीमेंट जो एग्रीमेंट है उसको इम्प्लीमेंट करने की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ी, जिसमें इसको लीड किया कौन, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2015 की रेजोल्यूशन में। ठीक है। जिसमें प्रिपरेटरी कमेटी की बात की गई बनाने की स्टेटी के लिए। जो कमेटी है उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि हमें कहीं ना कहीं इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस और 5 लंबे आईजीसी नेगोशिएशन जो है वो करने चाहिए। ठीक है। मतलब हुए उसके बाद इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस हुए, जो रिकमेंडेशन दिया उसके बिहाफ पे क्या हुए, उसको देखते हुए इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस हुआ, और कॉन्फ्रेंस के साथ साथ 5 लंबे आईजीसी नेगोशिएशन भी हुए, इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस भी हुए बाद में। ठीक है। और इस ट्रीटी को अडॉप्ट कब किया गया, 2023 में। तो ट्रीटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है कि जो इंटरनेशनल रेगुलेशन है, जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इन ओशन है, उसको क्या करना, उसको नेशनल जुरिडिक्शन और इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन से अलग रखना, बियॉन्ड करना। ठीक है। अब व्हाट डज दिस ट्रीटी एंटिल, अब ये ट्रीटी कैसी क्या है, ट्रीटी का एम है जो एड्रेस करता है क्रिटिकल इश्यूज को, जैसे इंक्रीजिंग सी सरफेस एरिया, सी सरफेस टेम्परेचर। ठीक है। इन चीजों पर बात करना, ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ मरीन डाइवर्सिटी, ओवर फिशिंग, कोस्टल पॉल्यूशन अन प्रैक्टिसेस, इनको कहीं ना कहीं नेशनल जुरिडिक्शन से बियॉन्ड करना। ठीक है। बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन। ठीक है। तो इनको कहीं ना कहीं अलग रखने की, जुरिडिक्शन से अलग रख के उनकी समाधान की बात जो है की गई। ठीक है। इनसे मतलब नेशनल जुरिडिक्शन के समाधान से बात की गई। अगर हम बात की जाए स्टेब्लिश करने की, मरीन प्रोटेक्टेड एरिया को प्रोटेक्टेड ओशियन से फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी से प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। और यहाँ पे 3/4 जो है मेजोरिटी वोट से यहाँ पे उसको डिसीजन को दिया गया, जिसमें इसमें क्या बात कर रहे थे, विच प्रिवेंट द डिसीजन फ्रॉम गेटिंग ब्लॉकेड बाय 1 और 2 पार्टीज, जिसको ब्लॉक कर रही थी एक या दो पार्टीज, जो sharing benefit from marine genetics resources. The treaty mandates sharing scientific information, monetary benefit through installing clear house mechanism. क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, क्या फायदा होगा इस तरह के करने से, हमें साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिलेगा, मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा, और बहुत सारी और भी चीजें जो एक्सेस करने को है वो भी मिलेगा। ठीक है। अगर यहाँ पे बात की जाए, इससे अगर जुरिडिक्शन के अलग रख के इसको बात की जाएगी, मतलब जुरिडिक्शन में आएगा, उसके ऊपर फैसला जो है जुरिडिक्शन ही करेगी, मतलब उसकी फैसला जो है नेशनल जुरिडिक्शन के अंदर लेके आएंगे, इस चीज की बात हो रही है। अगर इसको ट्रांसपेरेंसी और बूस्ट मिलेगा कॉर्पोरेशन से। और जो इसकी आखिरी पिलर है वो क्या बात करती है, ट्रीटी इज कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करती है, और मरीन टेक्नोलॉजी की बात करती है। जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी और टेक्निकल बॉडी है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं इनके इम्पैक्ट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में। जो ये बॉडी है, जो टेक्निकल साइंटिफिक और टेक्निकल बॉडी जो है वो क्या करेगी, एक स्टैंडर्ड शेयर करेगी और गाइडलाइन शेयर करेगी, जिससे कि इनके असेसमेंट प्रोसीजर को उसको आसानी से किया जा सकता है। और जो लेस कैपेसिटी है, जो इस तरह के असेसमेंट नहीं कर सकते, उनको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी, उन कंट्रियों को हेल्प करेगी, और इसके कारण से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की वो फैसिलिटेट करेगी, वो फ्यूचर में होने वाले इम्पैक्ट, उसके गैप्स और रिसर्च को क्या करे, आइडेंटिफाई करें। ठीक है, ट्रेस करें। तो ये बताया जा रहा है क्यों इतना लंबा समय लगा इस तरह के सिचुएशन को टैकल करने में। तो क्या बताया जा रहा है कि जो पार्टीज है वो अपनी शेयर करती है और एक्सचेंज करती है इंफॉर्मेशन को, किससे रिलेटेड, मरीन प्रोटेक्टेड एरिया से। ठीक है। और टेक्निकल साइंटिफिक एरिया बेस्ड मैनेजमेंट टूल को भी कहीं ना कहीं ओपन एक्सेस देती है नॉलेज के बेस पे। ठीक है। और इन्हीं चीजों के सब्जेक्शन के नेगोशिएशन पे कहीं ना कहीं लंबा टाइम लगा, जिसके कारण से इस चीज को जो मॉनिटर इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है वो नहीं हो पाया, एब्सेंस हुआ। ठीक है। तो इन IGC 2 में जो छोटे आइलैंड है वो तो कहीं ना कहीं इस चीज को सपोर्ट करे, लेकिन जो बड़े आइलैंड है, बड़े कंट्रीज है, वो इसको अपोज करे, जैसे यूएस हो गया, रसिया हो गया, इनको कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि ये चीज गलत हो जाएगा, अगर हम इसके जुरिडिक्शन में आ जाएंगे तो वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ठीक है। तो इसी चीज की यहाँ पे बात कर रहे हैं। दिस मींट
इट रिक्वायर्ड स्पेशल प्रोविजन वेयर एक्सरसाइज सॉवरेन राइट्स ओवर सी बेड्स एंड सब सॉइल इन जुरिडिक्शन बियॉन्ड। ठीक है, जो लंबे समय तक का जो ये डिसीजन बचा हुआ था वो भी अफेक्ट हो रहा था इस वजह से। तो बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज तो इसको सपोर्ट कर रही है, लेकिन जो प्राइवेट एंटिटीज होगी या फिर जो एडवांस कंट्री होगी, रिसर्च कंट्री होगी, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अपोज कर रही है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए ये अच्छी है इस तरह की ट्रीटी। और रसिया और चाइना इसको कहीं ना कहीं नॉट फेवर इन ट्रीटी को फेवर नहीं कर रहे हैं। रसिया विड्रॉ फ्रॉम द लास्ट स्टेज ऑफ रीचिंग कंसेंसस IGS 5, यानी कि जो फिफ्थ कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुआ था, इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस मीटिंग जो फिफ्थ हुआ था, उससे अपने आप को इसने बाहर निकाल लिया। और ट्रीटी ने डज नॉट बैलेंस कंजर्वेटिव सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि उसने आर्ग्यू दिया कि इस तरह की जो आप ट्रीटी बना रहे हो ये कहीं ना कहीं बैलेंसिंग नहीं है, कंजर्वेटिव नहीं है, ना ही ये सस्टेनेबिलिटी है। ठीक है, आई होप कि आपको ये लेक्चर आज का अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।